नमस्कार दोस्तों। जिस जनरेशन के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये जनरेशन किसी लायक नहीं है, इसी जनरेशन ने, इसी जेन जी ने नेपाल में सरकार गिरा दी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को मजबूर कर दिया इस्तीफा देने पर। अब वो अलग बात है कि प्रोटेस्ट इस हद तक पहुंच गया कि प्रधानमंत्री का घर भी जला दिया गया। पार्लियामेंट भी आग की लपटों में घिर चुका है। फाइनेंस मिनिस्टर को तो सड़कों पर निकालकर जूतों से मारा गया प्रोटेस्टर द्वारा। और इसी सब में एक अनफॉर्चुनेट डेथ हुई पूर्व प्रधानमंत्री की वाइफ की, जब उनके घर में आग लगाई गई। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर क्या कारण है इस गुस्से के पीछे? क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन करने की वजह से यह सब देखने को मिल रहा है? इसका जवाब है नहीं। इसके पीछे कारण इससे कहीं ज़्यादा गहरे हैं। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। प्रोटेस्ट की शुरुआत। यह बात है 8 सितंबर 2025 की। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी प्रोटेस्ट करने के लिए। इनमें से ज़्यादातर लोग 20 से 25 साल के नौजवान थे, जिन्हें जेन जी कहा जाता है। किसी ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी, किसी ने कॉलेज की। इस प्रोटेस्ट को हामी नेपाल नाम के एक एनजीओ ने ऑर्गेनाइज किया था। प्रोटेस्टर्स काठमांडू के बीच मौजूद एक सिंबॉलिक मॉन्यूमेंट माइती घर मंडल से पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहे थे। यह मार्च पूरी तरह नॉन वायलेंट और पीसफुल था, लेकिन सरकार ने पुलिस को तैनात किया प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए। पुलिस ने वाटर कैनन, टीयर गैस और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे क्लेश बढ़ गया। कुछ प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट के अंदर भी घुस गए। तभी पुलिस ने जो किया, उसने पूरे देश को दंग कर दिया। पुलिस ने ओपन फायर कर दिया, सीधा लाइव बुलेट से फायर किया। कम से कम 19 प्रोटेस्टर्स वहीं मारे गए और 400 से ज़्यादा घायल हो गए। मरने वालों में 12 साल का एक बच्चा भी शामिल था। प्रोटेस्ट पूरे देश में फैलता है। यह खबर फैलते ही जनता में गुस्सा भड़क उठा और लोग भी सड़कों पर उतर आए। सरकार ने दोपहर 3:30 तक कर्फ्यू लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। प्रोटेस्ट तेजी से फैल गए। काठमांडू, पोखरा, भुटवल, भरतपुर, दमक, हर शहर में भीड़ उतर आई। सोशल मीडिया बैन। गुस्से की चिंगारी मीडिया में सबसे ज़्यादा चर्चा सोशल मीडिया के बैन पर रही। नवंबर 2023 में सरकार ने सभी सोशल मीडिया कंपनियों को नेपाल में रजिस्ट्रेशन कराने और लोकल ऑफिस खोलने का आदेश दिया था। सरकार का तर्क था कि इससे फेक न्यूज, हेट स्पीच और फ्रॉड रुकेगा, लेकिन ज़्यादातर कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, सिवाय टिकटॉक के। नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो कंपनियां रजिस्टर नहीं होगी उन्हें बैन किया जा सकता है। 28 अगस्त 2025 को सरकार ने डेडलाइन दी, 3 सितंबर तक रजिस्टर करो नहीं तो बैन। ज़्यादातर कंपनियों ने नहीं माना और 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन हो गए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट, ट्विटर, सब सिर्फ टिकटॉक बचा। प्रोटेस्टर्स का कहना था कि सरकार ने सिर्फ यह जनता की आवाज़ दबाने के लिए किया है। सोशल मीडिया पर बहुत से वीडियो वायरल हो रहे थे जो सरकार के करप्शन और नेपोटिज्म को एक्सपोज कर रहे थे। बेरोजगारी और गुस्सा। नेपाल की युवा आबादी में बेरोजगारी और इकोनॉमिक इनक्वालिटी को लेकर गुस्सा बहुत ज़्यादा है। 2024 में नेपाल का यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20.82%, यानी हर 5 में से एक युवा बेरोजगार। हजारों नेपाली सिर्फ पैसे के लिए रूस यूक्रेन जैसे युद्ध में लड़ने के लिए चले गए। फरवरी 2024 तक लगभग 15,000 नेपाली रूस की आर्मी ज्वाइन कर चुके थे। कई नेपाली वहां मारे भी गए। मैले चाहिँ रसियामा आएर चाहिँ धेरै दुःख पाएँ। त्यही नै हो, अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै गाह्रो छ हामीलाई सर्भाइभ गर्नको लागि। वे जोखिम उठाते हैं क्योंकि नेपाल में जॉब्स बहुत कम है और रूस उन्हें $4,000 महीना तक का ऑफर करता है। नेपो किड्स का मुद्दा। इन हालातों में भी नेपाली नेताओं के बच्चे अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को सोशल मीडिया पर शो अप कर रहे थे। एकातिर नेपाली नेताका छोराछोरी र नातिनातिनाहरूले कति आरामदायी जीवन बाँचिरहेका छन् भन्ने देखाउने तस्बिरहरू, जसमा उनीहरूको विदेश ट्रिप, शानदार पार्टी अनि महँगो सामानहरूको कलेक्शन देखिन्छ। लोगों ने इसे नेपो किड्स हैशटैग के साथ एक्सपोज करना शुरू कर दिया। टिकटॉक पर आम युवाओं की परेशानी और नेताओं के बच्चों की शाही जिंदगी का तुलना दिखाने वाले वीडियो वायरल हुए। पोस्टर्स में लिखा गया, पॉलिटिशियंस के बच्चे विदेश से गुच्ची बैग्स लेकर लौटते हैं
और आम लोगों के बच्चे ताबूतों में। करप्शन और राजनीतिक अस्थिरता। नेपाल का युवा 70 प्लस उम्र के पुराने नेताओं से थक चुका है। 2008 में नेपाल एक मोनार्की से रिपब्लिक बना था। Believe that all of us will work hard together to make the dream of new Nepal come true. लेकिन पिछले 17 साल में 13 बार सरकार बदल चुकी है। नेपाली कांग्रेस, सीपीएन, यूएमएल और सीपीएन माओइस्ट यही पार्टियां बार बार सरकार बनाती गिराती है। इन सभी नेताओं पर करप्शन के गंभीर आरोप है। नेपाल में 2006 से ही यह प्रैक्टिस है कि किसी भी पॉलिसी डिसीजन पर किसी नेता की जांच नहीं की जा सकती। इससे करप्शन नेताओं को इम्यूनिटी मिली और करप्शन और भी बढ़ गया। जब इतनी बेरोजगारी, करप्शन और नेपोटिज्म के बीच सरकार ने सोशल मीडिया पर भी बैन कर दिया तो युवाओं का गुस्सा फट पड़ा। सोशल मीडिया बैन से टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लगा। लाखों परिवार जो बाहर काम करने वाले अपने सदस्यों से बात करने के लिए व्हाट्सएप जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करते थे, वे भी प्रभावित हुए। सरकार ने प्रोटेस्ट दबाने के लिए गोलियां तक चला दी। They just wanted to kill. नेशनलिज्म का हवाला देकर सरकार ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जनता पीछे नहीं हटी। सरकार का पतन। होम मिनिस्टर ने पहले इस्तीफा दिया, फिर सरकार को सोशल मीडिया से बैन हटाना पड़ा। लेकिन जनता शांत नहीं हुई। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के घरों तक आगजनी हो गई। आर्मी को हेलीकॉप्टर से मंत्रियों को निकालना पड़ा। आखिरकार 9 सितंबर 2025 को दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। अभी भी प्रोटेस्ट पूरी तरह खत्म नहीं हुए। लोग सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स की मांग कर रहे हैं। We want this country anti-corruption or corruption free. आर्मी चीफ ने नेशन को एड्रेस करके शांति की अपील की है। वहां के लोगों ने अपने संसद भवन तक को नहीं छोड़ा है। अपनी ही प्रॉपर्टी को उन्होंने डैमेज किया है। बहुत सारे जगहों पर हिंसक प्रोटेस्ट भी हुआ। नेपाल आज एक लाइव उदाहरण है कि क्या होता है जब जनता की आवाज को दबा दिया जाता है, जब करप्शन, नेपोटिज्म और बेरोजगारी जैसे असली मुद्दों को दबा दिया जाता है और नज़रअंदाज कर दिया जाता है। यह दुनिया की हर सरकार के लिए एक सबक है। कभी भी जनता को इतना इग्नोर मत करो कि हालात हाथ से निकल जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि नेपाल के लिए एक पीसफुल और लॉन्ग टर्म समाधान निकल पाएगा। धन्यवाद।